जय हिंद दोस्तों, आप सभी को विद्या प्रसार ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत। और दोस्तों आज हमारा सेट नंबर 5 है और एडिटोरिया का सेट है। ये बिहार स्पेशल का सेट चल रहा है, आपको पता ही है। और आपका बीपीएससी के एग्ज़ाम जो है 13 सितंबर को है, तो यहाँ से डेफिनेटली आपको एग्ज़ाम में सवाल दिखने को मिलेगा। इसलिए आप थोड़ा सा इस पर ध्यान देंगे। और अगर आपको लगे कि थोड़ा कुछ किसी चीज़ को नोट करना है तो क्या करें कि आप थोड़ा सा पेन एंड पेपर लेकर के बैठे, ताकि आप इसको नोट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग सवाल को देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है ये कहता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कि झारखंड राज्य के विभाजन से पूर्व बिहार में लोकसभा तथा राज्यसभा की सीटों की संख्या क्रमशः कितनी थी। झारखंड राज्य के विभाजन से पूर्व बिहार में लोकसभा तथा राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी थी। तो सही जवाब हो जाएगा 54 एवं 22। अभी वर्तमान में बिहार में पूछेगा कि लोकसभा की सीटें कितनी है तो 40 और राज्यसभा की सीटें कितनी है तो 16 आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, बिहार में अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। बिहार में अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका 8 बार बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को उसके पद से बर्खास्त कर सकता है। निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को उसके पद से बर्खास्त कर सकता है। तो राज्यपाल को पद से बर्खास्त करने वाला राष्ट्रपति होता है। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठकों का अध्यक्ष निम्न में से कौन करता है। राज्य मंत्रिपरिषद के बैठकों के अध्यक्ष निम्न में से कौन करता है। तो सही जवाब हो जाएगा मुख्यमंत्री। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मुख्यमंत्री। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में महाअधिवक्ता का वर्णन किया गया है। किस अनुच्छेद में महाअधिवक्ता का वर्णन किया गया है। तो आर्टिकल 165 इसका सही जवाब हो जाएगा। 165 में महाधिवक्ता का वर्णन किया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय निम्न में से कौन करता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय निम्न में से कौन करता है। तो विधानसभा के अध्यक्ष करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा विधानसभा के अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर सबसे कम समय तक रहे। निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर सबसे कम समय तक रहे। तो सतीश प्रसाद, इसका जो सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा सतीश प्रसाद सिंह जो है ये सबसे कम समय के लिए बिहार के मुख्यमंत्री रहे थे। तो ऑप्शन नंबर बी आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि दिए गए विकल्प में सबसे कम जिला वाला प्रमंडल कौन है। दिए गए विकल्प में सबसे कम जिला वाला प्रमंडल जो है यह जो है भागलपुर, और इसमें कुल 3 ही जिला है। तो राइट आंसर ध्यान में रखेंगे भागलपुर। क्वेश्चन नंबर 9, किसी राज्य का वैधानिक प्रधान कौन होता है। किसी राज्य का वैधानिक प्रधान पूछ रहा है तो वैधानिक प्रधान राज्यपाल होता है। और अगर वास्तविक प्रधान पूछेगा तो मुख्यमंत्री बताएंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल, ऑप्शन नंबर ए। बिहार में लोकसभा हेतु कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। बिहार में लोकसभा हेतु कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। तो दोस्तों आपको कई बार बताया गया है कि 6 सीटें जो है लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। और आप जानते हैं कि 6 सीट में कौन कौन है। तो गया है, इसके बाद हाजीपुर है, गया हाजीपुर, उसके बाद समस्तीपुर है, उसके बाद मुंगेर है, आपको गया मुंगेर और भागलपुर है, और एक आपका है सासाराम। क्या है? सासाराम। तो ध्यान में रखेंगे कि 6 सीटें जो है लोकसभा के अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। फिर से सुन ले, गया, हाजीपुर, समस्तीपुर, सासाराम, जमुई और गोपालगंज आपका सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पर जो सवाल है कि बिहार में लोकसभा हेतु कितने सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। तो सही जवाब बताएंगे ऑप्शन नंबर सी, 6। क्वेश्चन नंबर 11, उर्दू भाषा को दूसरी राजभाषा के रूप में मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य कौन है।
उर्दू भाषा को दूसरे भाषा के रूप में मान्यता देने वाला भारत का जो पहला राज्य है वह जो है बिहार, और भारत का पहला जो बिहार का जो पहला राजभाषा है वो हिंदी है और दूसरा राजभाषा उर्दू है। आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, जिला परिषद अपना त्याग पत्र किसे देता है? जिला परिषद अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो ये जो आंसर होगा, जिला दंडाधिकारी को जिला परिषद अध्यक्ष अपना त्याग पत्र देता है। तो ऑप्शन नंबर ए आप सही करेंगे। बिहार का कौन सा जिला नेपाल तथा पश्चिम बंगाल दोनों से सीमा साझा करता है? दोस्तों आपको पता है कि बिहार का 7 जिला नेपाल से सीमा साझा करता है और 3 जिला बंगाल से सीमा साझा करता है। और ये 7 जिला कौन सा है? तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। पश्चिम बंगाल से कौन कौन करता है? तो किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। तो यहाँ जो कह रहा है कि कौन सा ऐसा जिला है जो नेपाल और पश्चिम बंगाल दोनों से सीमा साझा करता है? तो सही जवाब हो जाएगा किशनगंज। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। किस भारतीय राज्य के साथ नेपाल सबसे लंबा सीमा साझा करता है? तो नेपाल सबसे लंबा सीमा साझा करने वाला जो राज्य है वह है बिहार। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन बिहार का सर्वोच्च पर्वत चोटी है? निम्नलिखित में से कौन बिहार की सर्वोच्च पर्वत चोटी है? तो आपको पता है सोमेश्वर श्रेणी ये बिहार की सबसे ऊंची चोटी है और ये कहाँ पर है? तो ये है पश्चिमी चंपारण में है। आप इसको भी ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, बिहार में सबसे अधिक वर्षा किस जिले में होती है? बिहार में सबसे अधिक वर्षा किस जिले में होती है? तो सही जवाब जो हो जाएगा ये हो जाएगा किशनगंज में सबसे ज़्यादा वर्षा होता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा किशनगंज। बिहार में आपदा प्रबंधन हेतु सदैव फ्रेमवर्क को कब लागू किया गया है? बिहार में आपदा प्रबंधन हेतु सदैव फ्रेमवर्क को कब लागू किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा 2015 में सदैव फ्रेमवर्क लागू किया गया था। तो राइट आंसर 2015 होगा। बिहार का कौन सा जिला जूट उत्पादन में अग्रणी है? बिहार का कौन सा जिला जूट उत्पादन में अग्रणी है? तो सही जवाब जो हो जाएगा ये पूर्णिया है और यह सवाल कई बार एग्जाम में देखने को मिला है। तो राइट आंसर आप करेंगे पूर्णिया। गंगा के दक्षिणी भाग के मैदानों में कौन सी मिट्टी प्रमुख रूप से पाई जाती है? गंगा के दक्षिणी भाग के मैदानों में कौन सी मिट्टी प्रमुख रूप से पाई जाती है? तो गंगा के दक्षिणी भाग के मैदान में केवाल मिट्टी पाई जाती है। तो राइट आंसर बताएंगे आप ऑप्शन नंबर ए केवाल मिट्टी। कर्मनाशा नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा से मिलती है? कर्मनाशा नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा से मिलती है? तो राइट आंसर हो जाएगा चौसा। आपका सही जवाब हो जाएगा। और दोस्तों आपको पता है कि कर्मनाशा नदी को हिंदू धर्म में अपवित्र नदी माना गया है और यह गंगा से कहाँ मिलता है? चौसा नामक स्थान पे मिलता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। दोस्तों आज हमारा गला में थोड़ा सा खराश है और आपको ये पता भी चल रहा होगा मेरा तबीयत बहुत अच्छा नहीं है आज, इसीलिए फिर भी मैं क्या किया कि ये सेशन को कंटिन्यू किया। चूँकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, मेरा गला में खराश होने के बावजूद भी हम इस तरह का सेशन लेकर के आ रहे हैं, तो आप थोड़ा सा मैनेज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, कांवर झील बिहार के किस ज़िले में स्थित है? कांवर झील बिहार के किस ज़िले में स्थित है? तो कांवर झील जो है बेगूसराय ज़िला में स्थित है। तो राइट आंसर होगा बेगूसराय कांवर झील। निम्नलिखित में से कौन सा जलकुंड मुंगेर में स्थित है? मुंगेर में कौन सा जलकुंड स्थित है? तो मुंगेर में सीता कुंड भी है, ऋषि कुंड भी है और रामेश्वर कुंड भी है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी मुंगेर में तीनों के तीनों जलकुंड स्थित है, सीता कुंड, ऋषि कुंड और रामेश्वर कुंड। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। राजपुर नहर परियोजना किस नदी पर स्थित है? राजपुर नहर परियोजना जो है यह आपको गंडक नदी पर स्थित है। तो राइट आंसर याद रखेंगे गंडक। राजपुर नहर परियोजना गंडक नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 24, 2011 के जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला जो है वो बिहार का है शेखपुरा। आप ध्यान रखेंगे कि बिहार का सबसे छोटा जिला कौन है?
शेखपुरा आप ध्यान रखेंगे। लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला क्या है, तो आप बताएंगे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला जो होता है वो शिवहर है, आप ध्यान रखेंगे। अगर आपसे ये पूछ ले कि जनसंख्या की दृष्टि से बिहार के सबसे बड़ा जिला कौन है, तो पटना बताएंगे। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला शेखपुरा। और अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला पूछ रहा है तो शिवहर। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पूछेगा तो पश्चिमी चंपारण आप ध्यान रखेंगे। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, बिहार के किस जिले की महिला साक्षरता दर सबसे न्यूनतम है? बिहार के किस जिले की महिला साक्षरता दर सबसे न्यूनतम है? तो यह जो आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा सहरसा जिला। राइट आंसर हो जाएगा सहरसा जिला का महिला साक्षरता दर सबसे न्यूनतम है, आप ध्यान रखेंगे। कर्नाटक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कर्नाटक वंश का अंतिम शासक जो है यह आपका हरि सिंह देव है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हरि सिंह देव। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि निम्न में से किस पाल शासक की राजधानी मुंगेर थी? निम्न में से किस पाल शासक की राजधानी मुंगेर थी? तो सही जवाब हो जाएगा देवपाल की राजधानी कहाँ थी? मुंगेर। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। दरभंगा के लिए एक दुर्ग एवं जामा मस्जिद का निर्माण करने वाला सुल्तान कौन था? दरभंगा के लिए एक दुर्ग एवं जामा मस्जिद का निर्माण करने वाला सुल्तान कौन था? तो सही जवाब हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक दरभंगा के लिए एक जामा मस्जिद और दुर्ग का निर्माण किया था। और दोस्तों आपको पता है कि मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल 1325 से 1351 तक रहा था। और मोहम्मद बिन तुगलक इतिहास में पागल सुल्तान के नाम से जाना जाता है। और इसी के शासनकाल में 1333 ईस्वी में मोरक्को के एक यात्री आया था जिसका नाम था इब्न बतूता। इन्होंने एक बुक लिखा था सफ़रनामा या रहला, आप ये भी ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि शेर शाह ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष में किससे सहायता प्राप्त किया था? शेर शाह ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष में किससे सहायता प्राप्त किया था? तो सही जवाब हो जाएगा चेर शासकों से शेर शाह ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष में चेर शासकों से सहायता प्राप्त किया था। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। सिकंदर लोदी ने हुसैन ससरकी को पराजित कर किसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया? सिकंदर लोदी ने हुसैन ससरकी को पराजित कर किसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया? तो आपको ध्यान में रखना है कि बहार खान लोहानी को इन्होंने बिहार का क्या किया था? प्रभारी नियुक्त किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा बहार खान लोहानी। सॉरी दोस्तों, बहार खान लोहानी नहीं, इसका जो आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा दरिया खान लोहानी, आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा दरिया खान लोहानी। क्वेश्चन नंबर 31, चौसा के युद्ध में शेर शाह ने हुमायूं को कब पराजित किया था? चौसा के युद्ध में शेर शाह ने हुमायूं को कब पराजित किया था? तो सही जवाब जो हो जाएगा इसका जो राइट आंसर होगा 26 जून 1539 में चौसा नामक स्थान पर शेर शाह ने हुमायूं को पराजित किया था। और इसी को बोलते हैं चौसा का युद्ध। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 32, शेर शाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला था। शेर शाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला जो था वह था सासाराम में। और दोस्तों आपको पता ही है कि शेर शाह क्या थे कि शेर शाह सूर्यवंश के संस्थापक किए थे। शेर शाह सूर्यवंश का स्थापना किसने किया था? शेर शाह सूर्य ने किया था। इसका शासनकाल 1540 से 1545 माना जाता है। और शेर शाह अपने शासनकाल में प्रशासन के लेकर के प्रसिद्ध था। और शेर शाह सूरी का जो मकबरा था वह सासाराम में था, आप ये भी ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32 का जो राइट आंसर होता वो सासाराम होगा। शेर शाह ने अपने शासनकाल में पटना में एक दुर्ग का निर्माण करवाया तथा पुनः इस नगर को राजधानी के रूप में विकसित किया। इसकी चर्चा कहाँ है? तो इसकी चर्चा जो है तारीख़ दाऊदी में मिलता है कि शेर शाह पटना को डेवलप किया राजधानी के रूप में। और ये इसकी चर्चा कहाँ मिलता है?
तो तारीख दाऊदी। तो राइट आंसर आप ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर बी। अकबर ने 1580 में बिहार में किसे गवर्नर या सूबेदार नियुक्त किया था? अकबर ने 1580 में बिहार में किसे गवर्नर या सूबेदार नियुक्त किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा खानम को बिहार का प्रभारी या सूबेदार नियुक्त किया गया था अकबर के द्वारा 1580 में खानम। किस मुगल शासक के समय बिहार में सर्वाधिक विद्रोह हुआ? किस मुगल शासक के समय बिहार में सर्वाधिक विद्रोह हुआ? तो यह सही जवाब हो जाएगा अकबर के समय में सबसे ज़्यादा विद्रोह बिहार में हुआ था। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा अकबर। सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव ने निम्न में बिहार के किस क्षेत्र का भ्रमण किया था? सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव ने निम्न में बिहार के किस क्षेत्र का परिभ्रमण किया था? तो दोस्तों ये राजगीर आए थे, भी मुंगेर भी आए थे, भागलपुर भी आए थे। तो इस हिसाब से हमारा राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मुगल शासक फर्रुखसियर ने अंग्रेजों को बिहार एवं बंगाल में व्यापार करने के लिए किस वर्ष स्वतंत्रता प्रदान की थी? मुगल शासक फर्रुखसियर ने अंग्रेजों को बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा में व्यापार करने के लिए जो दस्तक प्रदान किया था वो 1717 में किया था और यही फरमान को बोला जाता है गोल्डन ऑर्डिनेंस यानी स्वर्णिम फरमान। और मुगल बादशाह फर्रुखसियर के द्वारा दिया गया था बंगाल, बिहार, उड़ीसा में कर मुक्त व्यापार करने के लिए। और तब से अंग्रेज बिहार में, बंगाल में फलने फूलने लगे और आगे बढ़ते रहे। क्वेश्चन नंबर 38, किस मुगल शासक के शासनकाल में अंग्रेजों ने पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित की? किस मुगल शासक के शासनकाल में अंग्रेजों ने पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित की? तो सही जवाब हो जाएगा शाहजहां। इसका राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां के शासनकाल में अंग्रेजों ने पटना में फैक्ट्री लगाई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां। औरंगजेब की पटना फैक्ट्री का प्रधान जॉब चार्नॉक कब बना? औरंगजेब की पटना फैक्ट्री का प्रधान जॉब चार्नॉक कब बना? तो 1764 में इसको बनाया गया था। तो राइट आंसर जो हो जाएगा 1664, 1764 नहीं 1664 राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री था। बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री रॉल्फ फिंच था। तो राइट आंसर आप ध्यान रखेंगे रॉल्फ फिंच, इसका सही जवाब हो जाएगा। बिहार में होम रूल लीग का स्थापना कब की गई थी? बिहार में होम रूल लीग की स्थापना जो की गई थी 16 दिसंबर 1916 में किया गया था और इसका जो अध्यक्ष थे मौलाना मजरूल हक थे, आपको पता ही होगा। और दोस्तों अगर पूछेगा कि होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल लीग की स्थापना 1916 में किया गया था। लेकिन बिहार में इसकी स्थापना 16 दिसंबर 1916 में, जिसका अध्यक्ष जो थे मौलाना मजरूल हक थे। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन ये जो हुआ था बांकीपुर, पटना में हुआ था। और अगर 37वां पूछे, 37वां अधिवेशन 1922 में हुआ था और ये हुआ था गया में। 37वां अधिवेशन गया में हुआ था और जो पटना में जो 27वां अधिवेशन हुआ था ये 1912 में हुआ था। और इसका जो अध्यक्ष थे वो थे RN माडखोलकर, इसका अध्यक्ष थे। और 37वां अधिवेशन जो हुआ था 1922 में हुआ था, गया में हुआ था और इसका अध्यक्ष जो थे चित्तरंजन दास थे यानी CR दास थे, आप ध्यान रखेंगे। और दोस्तों एक और अधिवेशन हुआ था 54वां अधिवेशन जो हुआ था ये कब हुआ था? तो 1940 में 54वां अधिवेशन हुआ था और ये हुआ था रामगढ़, झारखंड। कहाँ हुआ था? और रामगढ़, झारखंड, जो उस समय जो था बिहार में था। और इसका अध्यक्ष जो थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। और आपको पता है कि कांग्रेस का सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो यहाँ पर ये सब बातों को ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पर जो सवाल था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बांकीपुर, पटना, आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 43,
मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 में किसे फांसी की सज़ा हुई थी? मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 में किसे फांसी की सज़ा हुई थी? तो दोस्तों मुजफ्फरपुर बम कांड में प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस दोनों थे, लेकिन प्रफुल्ल चाकी अपने आप को गोली मार कर आत्महत्या कर लिए थे, जबकि खुदीराम बोस को गिरफ्तार किया गया और इनको फांसी पर लटकाया गया। तो राइट आंसर जो हो जाएगा खुदीराम बोस, आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 44, चौपारण में कृषि की स्थिति की जांच के लिए नियुक्त जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? चौपारण में कृषि की स्थिति की जांच के लिए नियुक्त जांच समिति के अध्यक्ष जो थे वो थे सलाई, आप ध्यान रखेंगे। एफ जी सलाई, राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एफ.जी. सलाई होगा। बिहार आने वाले निम्नलिखित चर्चित विदेशी यात्रियों में से सबसे पहला यात्री कौन था? बिहार आने वाले निम्नलिखित चर्चित विदेशी यात्रियों में से सबसे पहले बिहार आने वाला कौन था? तो आपको ध्यान रखना है मेगास्थनीज। और दोस्तों मेगास्थनीज कहाँ के थे? तो मेगास्थनीज यूनान के रहने वाला था और इन्होंने सबसे पहले बिहार आया था और इन्होंने एक बुक लिखा था इंडिका। इन्होंने एक बुक लिखा था इंडिका और इंडिका बुक लिखा। और ये किसके शासनकाल में आया था? तो ये जो शासनकाल में आया था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। तो राइट आंसर आप ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 46, 24वें तीर्थंकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो 24वें तीर्थंकर महावीर का जन्म जो हुआ था कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। तो राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, कुंडल ग्राम वैशाली। अशोक के स्तंभों में निम्न में से कौन सा बिहार में स्थित है? तो दोस्तों आपको पता है कि अशोक का स्तंभ जो है 7 है और 7 में से 3 बिहार में स्थित है। और वो कौन कौन है? तो लौरिया अरेराज, लौरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा, ये तीनों के तीनों जो अशोक का स्तंभ है ये बिहार में है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वानों को अपने दरबार में आश्रय दिया था? कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस विद्वानों को अपने दरबार में आश्रय दिया था? तो अश्वघोष आपका सही जवाब हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा अश्वघोष हो जाएगा। तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की? तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की? तो आप ध्यान रखेंगे कि तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता जो था मोगलीपुत्र तीसरा ने किया था। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हर्यक वंश के पश्चात मगध पर किस वंश का उदय हुआ? हर्यक वंश के पश्चात मगध पर किस वंश का उदय हुआ? तो ध्यान रखेंगे कि हर्यक वंश के बाद नंद वंश का उदय हुआ था। तो राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, नंद वंश। और इस तरह से आज जो सेट नंबर 5 था, सेट नंबर 5 का 50 क्वेश्चन कंप्लीट किया गया। और मुझे उम्मीद है कि आप ये सेशन को कंटिन्यू कर रहे होंगे। डेफिनेटली आपको इससे फ़ायदा होने वाला है। तब तक के लिए